Hello, my dear friends. Earlier, I wanted to become an IAS officer, and my thinking was like this कि एक ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए, 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए और कोई भी आईएएस बन सकता है. But before 21 years, I attempted that UPSC examination and I couldn't clear that UPSC. Again, when I became of 21 years, नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने यूपीएससी का पेपर दिया एंड आई कुडंट क्लियर दैट. तो उन दोनों सालों में मैंने ना बीएड किया एंड एमए किया एंड मैं जो है वो टीचर बन गई. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी टीचिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद जो है एटलीस्ट मैं टीचिंग तो ठीक से कर सकती हूँ. मुझे नहीं पता कि आईएएस का रोल जो है मैं वो अच्छे से मतलब परफॉर्म कर सकती हूँ कि नहीं. आई डोंट नो दैट थिंग. और उसमें जो सिलेबस होता है वो भी बहुत लेंदी होता है. तो उसके लिए आपको जो है विद डेडिकेशन जो है वो 2 ईयर्स जो मैंने बीएड और एमए में लगा दिया, वो आईएएस की प्रिपरेशन में लगाती तो मैं आईएएस बन जाती. बट मैंने वो लगाया ही नहीं, मैंने तो इसमें लगा दिया. तो मैं टीचिंग में तो परफेक्ट हो गई हूँ. लेकिन हमें ना टीचर्स को जो है बार बार ट्रेनिंग लेनी होती है. तो यहाँ पे जो है हमें ये सिखाया जाता है कि बच्चों को जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पूछने होते हैं कि डिफाइन दिस डेफिनेशन. तो बच्चा जो है रट के वो डेफिनेशन लिख देगा. मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं ढंग से आती है. तो वो क्या करते हैं कि मेरे से जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर उनको रट लेते हैं. इसी तरीके से मेरे 10th क्लास के भी कुछ वीक स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब कोई क्वेश्चंस की डेफिनेशंस बहुत अच्छे से रट लेते हैं और जैसे ही उस टॉपिक का नाम लिया जाता है तो बच्चे रटे रटाई क्वेश्चंस बता देते हैं. तो उनके लिए वो रट्टी हुई चीज़ें पूछना, उनका आंसर करना बहुत ईजी है. लेकिन हमें जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए. लाइक हम जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें भी देखें कि वो जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो है क्या है, असेसिंग स्टूडेंट्स इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क. टाइप्स ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट क्या जांच करती है? असेसमेंट जो है वो जांच करती है क्वालिटी. क्या जांच करती है? क्वालिटी. ठीक है, कि क्या क्वालिटी है बच्चों के अंदर, उनके आंसर में, जब वो आंसर फ्रेम करते हैं. तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एग्जिट टिकट्स, थिंक, पेयर, शेयर, क्विजेज, रिफ्लेक्शन जर्नल्स. फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस टाइम पे मैंने 11th क्लास में नॉन मेडिकल एंड मेडिकल लिया था, केमिस्ट्री लिया था, तो फर्स्ट चैप्टर जो है किसी भी बुक का बहुत इजी होता है. तो जब एफए हुए थे तो जो फर्स्ट चैप्टर था वो फर्स्ट यूनिट था, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. तो उस दिन जो है वो टीचर ने, केमिस्ट्री टीचर ने बोला था कि यू कैन टॉप, मतलब अगर आप जो है इसी तरीके से जो है मतलब मार्क्स लेते रहे तो, पढ़ाई करते रहे तो उन्होंने ऐसा फीडबैक दिया था. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आपको जो है क्या बताया जाने लग जाता है, फीडबैक दिया जाता है तो. और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? इन द एंड में जो है आपको बताया जाता है थ्रू द पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रेजेंटेशंस और डिबेट्स. ठीक है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं कभी जो है मतलब जीत नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत सारी जो स्किल्स होती है ना डिबेट्स वगैरह की, वो मेरे अंदर आई ही नहीं. मैं थोड़ी शर्मीली नेचर की थी, इतना खुल के जो है मैं मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं थी कि मैं बोल पाती. ठीक है, तो इसलिए डिबेट्स में मैं जीत ही नहीं पाती थी. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट्स. स्टूडेंट्स असेस देयर ओन एंड पीयर्स अंडरस्टैंडिंग यूजिंग सब्जेक्ट्स, यूजिंग रूब्रिक्स. ये बहुत किया मैंने. जब मैं 8th क्लास में मैंने हरियाणा बोर्ड से जो है सीबीएसई बोर्ड में चेंज किया था, तो कर्सिव राइटिंग जो है मैंने पीयर से, अपने मतलब एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं क्लासमेट्स हैं उनसे सीखी थी राइटिंग. उनसे सीखा था कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है. ठीक है, मुझे आती थी पढ़नी, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें मतलब चाहिए थी वो नहीं थी, तो वो मैंने पीयर ग्रुप से सीखा था. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? डेवलपिंग इफेक्टिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स. यूज रूब्रिक्स, क्लियरली डिफाइंड सक्सेस क्राइटेरिया फॉर द टास्क, incorporate real life scenarios, assess through the case studies, problem solving tasks, encourage reflections, have students self assess their learning and set improvement goals, provide continuous feedback, support student in their learning journey with actionable insights. बच्चों को जो है ऊपर ऊपर से फीडबैक नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत ध्यान से बताना चाहिए, बिल्कुल इवेल्युएट करके. ठीक है, उसके बाद सैम्पल रूब्रिक्स फॉर असेसमेंट, मिडिल स्टेज सस्टेनेबल लिविंग दे रखा है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्राइटेरिया जो है दे रखा है, फिर एडवांस्ड, फिर प्रोफिशिएंट, फिर बिगिनर. देखो इसमें क्या क्या दिया गया है.
इसमें बताया गया है कि अगर कोई बिगनर है तो मिनिमल रीजनिंग, लैक्स क्लैरिटी एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। प्रोफिशिएंट में डेमोन्स्ट्रेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद सम रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। एडवांस्ड में अप्लाइज कंसेप्ट्स इन इनोवेटिवली विद स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड रियल लाइफ कनेक्शंस। क्राइटेरिया में क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हम जो है मतलब नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इफेक्टिवली अप्लाइज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज विद स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, अप्लाइज नॉलेज विद सम इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, और लिटिल टू नो एप्लीकेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी में क्या है, आइडियाज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोहेरेंट एंड इम्पैक्टफुल, क्लियर एंड लॉजिकल बट कुड बी मोर इंगेजिंग। और इधर डिसऑर्गेनाइज्ड और अनक्लियर रिस्पॉन्सेज और सम कोहेरेंस बट आइडियाज नीड बेटर स्ट्रक्चरिंग। इधर जो है नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट जो है वो है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, हाईली क्रिएटिव, वेल डेवलप्ड एंड इंगेजिंग रिस्पॉन्सेज। इधर जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेट्स ओरिजिनलिटी बट लैक्स डेप्थ। इधर है सम ओरिजिनल थॉट बट मोस्टली जेनरिक। इधर है यूज ऑफ एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, सपोर्ट्स आंसर्स विद strong relevant examples and details. इधर है use examples but they may not be fully developed. इधर है no supporting details of relevant examples or few examples with limited relevance. इधर क्या है ये next, mathematical and data interpretation skills for math section, accurate calculation with clear explanation, mostly correct calculation with minor errors. और इधर some understanding but contain errors. इधर next है scientific inquiry and experimentation for science section, effectively conducts an experiment, analyzes results and draws strong conclusions, conducts an experiment with some analysis and conclusions, no experimentation or incorrect conclusions or partial experiment with limited analysis. यहाँ है persuasive and analytical writing, convincing well structured arguments with strong vocabulary, clear arguments with some logical progression, weak arguments, poor structure and vocabulary और basic arguments with limited coherence. next जो है वो क्या है, इधर historical and social awareness को कैसे बताएंगे for social science section, demonstrate deep understanding with insightful connections to the real life. उनको real life से जोड़ के बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे जो है वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को, सोशल साइंस बिल्कुल बोरिंग और बिल्कुल डिफिकल्ट बताते हैं। शोज अंडरस्टैंड, ऐसा इसलिए क्योंकि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल एथिकल वैल्यूज़ नाम की चीज़, मोरल वैल्यूज़ नाम की चीज़ जो है किसी ने इनकलकेट की ही नहीं है, तो इसलिए उनको रियल लाइफ सिचुएशंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत देने चाहिए। मैं मतलब 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी और बच्चे वॉज फ्रॉम द लाइक इंटरनेशनल स्कूल, तो वो पॉवर्टी वाले वो जो पिक्चर्स दे रखे थे ना सोशल स्टडीज़ में, उनको देख देख के जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो लाफ कर रहे थे। सो शोज अंडरस्टैंडिंग बट लैक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और मिसअंडरस्टैंड्स कंसेप्ट्स, लैक रेलेवेंस और बेसिक अवेयरनेस विद मिनिमल रियल वर्ल्ड कनेक्शंस।